हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन के साथ इन पे जो ये कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इन पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। हमें पता है जो कंडक्टिविटी है या कंडक्टेंस है किस पे डिपेंड करता है। कंडक्टेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे। नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, मतलब जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। लेकिन अब हमें देखना क्या है, कंसंट्रेशन पे किस किस का कप्पा, लैम्डा एम एंड लैम्डा ई का वेरिएशन। तो सबसे पहले तो हम एक बार इनकी डेफिनेशन ही लिख लेते हैं कि ये होते क्या है। ठीक है, पिछले लेक्चर में कर लिया था हमने, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। कप्पा क्या होगा, ये होगा कंडक्टेंस किसका, 1 ml सॉल्यूशन का। ठीक है, मतलब कंडक्टेंस ऑफ ए 1 ml सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 ml सॉल्यूशन का क्या होगा, कंडक्टेंस। ठीक है, ओके। लैम्डा एम क्या था, लैम्डा एम था, इसका फॉर्मूला क्या था, कप्पा को के ऐसे लिख के थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइड में मोलैरिटी। ठीक है, और ऐसे ही लैम्डा ई क्या था, कप्पा मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइड में नॉर्मेलिटी। ये इनकी डेफिनेशन थी। अब देखो कप्पा क्या है, कंडक्टेंस ऑफ ए 1 ml सॉल्यूशन, 1 ml सॉल्यूशन का। अब हमने मान लिया 1 ml सॉल्यूशन ही ले लिया। ठीक है, ये हमने 1 ml सॉल्यूशन ले लिया इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब इसमें मान लिया कितने हैं, 4 आयंस। ठीक है, 4 आयंस है इसमें, किसमें, 1 ml सॉल्यूशन में। अब हमने ऊपर से और क्या कर दिया, और वॉल्यूम ऐड कर दी, डाइल्यूट कर दिया ये। ठीक है, मतलब वाटर डाल दिया, डाइल्यूट कर दिया, और ये 1 ml का बना दिया हमने 2 ml बना दिया। अब देखो 1 ml में तो कितने थे, 4 आयन थे। आयन तो यही है, सिर्फ वाटर ही ऐड किया है। ठीक है, आयन्स तो कितने इलेक्ट्रोलाइट्स के 4 ही है, 4 आयन थे 1 ml में। तो अब 2 ml में कितने हो जाएंगे, देखो सॉरी, अब 1 ml में स्टार्टिंग में थे 4 ही आयन, लेकिन अब वॉल्यूम कितनी होगी, 2 ml। तो 2 ml में आयन तो कितने हैं, 4 ही है। ठीक है, लेकिन अब 1 ml में कितने हो जाएंगे, अगर 2 में 4 है तो 1 में कितने हो जाएंगे, 4/2 कितने हो गए, 2। ठीक है, पहले 1 ml में ही 4 थे आयंस, अब 1 ml में कितने रह गए, 2। मतलब डाइल्यूशन के साथ अगर डाइल्यूट करते हैं हम तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, 1 ml में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज। किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ। क्यों, एक बार और देख लो इसको, क्योंकि पहले 1 ml में अगर 4 ही आयन थे, अब हमने डाइल्यूट किया, वाटर ऐड किया, नंबर ऑफ आयंस तो ऐड नहीं किए इलेक्ट्रोलाइट के, सिर्फ वाटर ही ऐड किया, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, तब 2 ml वॉल्यूम हो गई। आयंस तो कितने हैं, 4 ही है। तो 2 ml में अगर 4 आयन है, लेकिन हमें पता है कप्पा क्या होता है, 1 ml में कितने कंडक्टेंस होएगा, तो 1 ml में अगर 2 में 4 है तो 1 में कितने हो गए, 2 आयंस। तो अब 2 आयंस की वजह से कंडक्टेंस होएगा, पहले कितना, 4 आयंस की वजह से कंडक्टेंस हो रहा था, इसका मतलब कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, विद डाइल्यूशन, हम लिख सकते हैं विद डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर ml नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। और जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। कंडक्टिविटी विल आल्सो डिक्रीज। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज होएगी विद डाइल्यूशन के साथ। कप्पा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज हुई है तो कप्पा की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। ओके, अब देखते हैं लैम्डा एम की वैल्यू। ये रीजन ध्यान रखना, एग्जाम में क्या होता है, कई बार 4 ऑप्शन दे देते हैं और पूछ लेते हैं भी कौन सा रीजन सही है। ठीक है, तो रीजन भी अच्छे से ध्यान रखना है।
ओके, अब बात आती है लैम्डा एम की। ठीक है, तो लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 डिवाइड में मोलैरिटी। अब देखो, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज कब होएगा, डाइल्यूशन के साथ। अब देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज। यानी कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज, ये वाली एरो मतलब ऊपर की तरफ अगर एरो का मुंह है तो मतलब इंक्रीज। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज। अब देखो मोलैरिटी यहाँ डिवाइड में आ रही है, तो मोलैरिटी अगर डिक्रीज होएगी तो लैम्डा एम क्या होएगा, इंक्रीज। ठीक है, तो अब देखो डाइल्यूशन के साथ, विद डाइल्यूशन कप्पा की वैल्यू तो क्या हो रही है, डिक्रीज, लेकिन मोलैरिटी की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो अगर इन दोनों को मिलाएं, अब देखो यहां से हमें पता चल रहा है कप्पा की डिक्रीज, यानी कि तो फिर क्या होना चाहिए, इसकी लैम्डा एम की डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मोलैरिटी की भी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो इस फैक्टर से हम क्या बोल सकते हैं, लैम्डा एम की इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन जो डोमिनेट करता है वो वाला फैक्टर कौन सा है, मोलैरिटी वाला। ठीक है, ये डोमिनेट करता है। ठीक है, मान लिया इसके अगर 2 आयंस डिक्रीज हो, मतलब 2 नंबर से अगर ये डिक्रीज हो रही है तो ये 10 नंबर से डिक्रीज होगी। डोमिनेंट कौन सा करेगा, 10 वाला। ओवरऑल तो 8 नंबर हो गया ना। ठीक है, तो इसका मतलब डोमिनेंट करेगा मोलैरिटी वाला, तो मोलैरिटी ज्यादा डिक्रीज होएगी इसकी बजाय, तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो लैम्डा एम इंक्रीज विद डाइल्यूशन के साथ लैम्डा एम इंक्रीज होएगा। ठीक है, तो ये तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे जनरल देखें तो भी क्या होएगा। अब देखो ये बीकर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट 1 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, और 4 आयंस है, लेकिन देखो इधर 4 नहीं 1 मोल मान लेते हैं। ठीक है, 1 मोल आयन है, यहां लिख लेते हैं इसको। इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, ये 1 ml सॉल्यूशन है और 1 मोल आयन है। अब देखो लैम्डा एम क्या होता है, लैम्डा एम होता है कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल आयन। ठीक है, 1 मोल आयन होने चाहिए उसकी कंडक्टिविटी। इसमें वॉल्यूम वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं, भी वॉल्यूम कितनी भी हो, लेकिन हमें काउंट करने हैं टोटल 1 मोल। ठीक है, लेकिन कप्पा में क्या था, वॉल्यूम की बात थी 1 ml में। अब 1 मोल है इसका, तो हम ऊपर से कितना ही डाइल्यूट करते जाए, कितनी ही वॉल्यूम ऐड करते जाए। ठीक है, हमें तो फायदा ही है, जितनी वॉल्यूम ऐड होएगी तो 1 मोल अब 2 ml में होएगा 1 मोल। ठीक है, पहले कितने में था, 1 ml में था। अब आयंस जो होंगे 1 मोल, इनको क्या मिलेगी, स्पेस ज्यादा मिलेगी, इजीली मूव कर सकते हैं। पहले थोड़े से कम इजीली मूव कर रहे थे, अब ज्यादा स्पेस मिल रही है तो ज्यादा इजीली मूव करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ आयंस ही तो होता है कंडक्टेंस। ठीक है, तो ऐसे भी हम बता सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि हमें तो टोटल काउंट तो 1 मोल का ही कंडक्टेंस करना है। वॉल्यूम चाहे कितनी हो, जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी उतनी इजीली आयंस क्या करेंगे, उतने फ्रीली मूव करेंगे, तो उतना ज्यादा कंडक्टेंस। तो ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं कि मोलैरिटी डिक्रीज होएगी और जो ये मोलर कंडक्टिविटी है ये इंक्रीज होगी। ठीक है, ओके, ऐसे ही फिर लैम्डा एम भी हो गया। अब क्या होगा, लैम्डा ए की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या आता है, इनटू में कप्पा डिवाइड में नॉर्मेलिटी। अब देखो विद डाइल्यूशन के साथ कप्पा तो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। इसके अकॉर्डिंग तो लैम्डा ए की भी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन हमें पता है डाइल्यूशन के साथ मतलब वॉल्यूम क्या हो गई, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गई तो नॉर्मेलिटी डिक्रीज होएगी, तो यानी कि नॉर्मेलिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो नॉर्मेलिटी डिक्रीज हो रही है तो लैम्डा ए क्या होना चाहिए, इंक्रीज। तो वही वाला फैक्टर इसमें भी नॉर्मेलिटी क्या करेगी, डोमिनेट करेगी। ठीक है, ये ज्यादा डिक्रीज होएगी इसकी बजाय, तो ये ज्यादा डिक्रीज होएगी तो ओवरऑल क्या आएगा, लैम्डा ई इंक्रीज। ठीक है, विद डाइल्यूशन के साथ लैम्डा ई
क्या आएगा, इंक्रीज। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे मोलर कंडक्टिविटी क्या था, ऐसे ही हम इसको जनरल मेथड से भी समझना चाहें तो वही, ये पहले हमने 1 ml ले लिया और इसमें आयंस ले लिए कितने, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 इक्विवेलेंट। अब जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस की कंडक्टिविटी। अब वॉल्यूम चाहे 2 ml कर दो, 2 ml भी करेंगे तो ये आयंस इधर इधर सारे जाएंगे। टोटल तो हमें किसका देखना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का ही देखना है। तो वॉल्यूम जितनी ज्यादा होगी उतने इजीली ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, इतने फ्रीली मूव करेंगे, और मूवमेंट ऑफ आयंस क्या होगा, कंडक्टिविटी। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो लैम्डा एम और लैम्डा ई इक्वली वेरी करेंगे, मतलब अगर वो इंक्रीज हो रहा था ये भी हम बोलेंगे इंक्रीज ही हो रहा है, लेकिन जो कप्पा है वो इनके इनवर्सली है। ठीक है, तो ओवरऑल अब हमें रिजल्ट ध्यान करेंगे, एग्जाम में रिजल्ट ही ज्यादातर पूछते हैं, रीजन भी पूछ सकते हैं, रीजन मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कप्पा तो क्या करेगा, कप्पा तो डिक्रीज करेगा, लैम्डा एम इंक्रीज करेगा, और लैम्डा ई भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन। अब क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और क्या हो सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं। ये तो हमने जनरल बता दिया, जनरल तो क्या होगा, मतलब ये होगा डाइल्यूशन के साथ, ये डिक्रीज, ये इंक्रीज, ये इंक्रीज। लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के अकॉर्डिंग क्या होगा, वेरिएशन होएगा, अभी ये ज्यादा डिक्रीज होंगे या ये ज्यादा डिक्रीज होंगे, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब क्या है नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखेंगे हम, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी। हम मोलर कंडक्टिविटी को समझ लेते हैं, और लैम्डा ई भी ऐसे ही है। ठीक है, एग्जाम में चाहे लैम्डा ई की बात आए या लैम्डा एम की। ठीक है, वैसे लैम्डा एम की ही आएगी ज्यादातर, लेकिन फिर भी कंफ्यूज करने के लिए लैम्डा ई दे दे और बुक्स में सिर्फ एक ही चीज एक्सप्लेन है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, दोनों का मतलब एक ही है। ऐसे ही वेरिएशन इसका होगा और ऐसे ही वेरिएशन इसका होगा। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के साथ, कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या इफेक्ट होएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग तो कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए। ठीक है, मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए, जैसे HCl है, ये H प्लस और Cl माइनस में अगर इसके कितने थे, 100 मोल थे, तो 100 के 100 क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है पार्शियली डिसोशिएट हुए, पार्शियली डिसोशिएट मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल है CH3COOH, ये आयनाइज होएगा किसमें, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अब इसका मतलब है अगर इसके 100 मोल है तो सिर्फ 5 मोल ही डिसोशिएट हुए। ठीक है, तो 100 में से सिर्फ क्या हुए, 5 मोल ही डिसोशिएट, मतलब पार्शियली डिसोशिएट हुए, उसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब देखो डाइल्यूशन पे इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं, देखो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देख लेते हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीटली क्या होंगे, डिसोशिएट होंगे, मतलब आयंस में तो अगर हम डाइल्यूशन भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, जैसे यही HCl है, जैसे H प्लस Cl माइनस। ठीक है,
तो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो गया। अब हम अगर इसमें ये है अपना HCl, अब डाइल्यूट करते रहें तो मतलब आयंस तो उतने ही रहेंगे, 100 के 100 ही आ गए ना इसमें, ठीक है। आयंस का तो डाइल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो डाइल्यूशन का तो आयंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ आयंस पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन फिर फर्क किस पे पड़ेगा? फर्क इस पे पड़ेगा कि जो H+Cl- है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, जनरल ले लेते हैं हम A+B, ठीक है। तो इनके बीच में क्या आएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होएगा तो क्या होएगा? इतने इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इतने इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम डाइल्यूट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो आयन है पहले इतने पास थे, थोड़े से क्या हो जाएंगे? थोड़े से दूर हो जाएंगे। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा तो इजीली क्या कर पाएंगे? मूव कर पाएंगे और कंडक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन से क्या होगी? लैम्डा m इंक्रीज, लेकिन ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, थोड़ा ही फर्क पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो पहले ही कंप्लीटली वो है ना, कंप्लीटली आयनाइज है, ठीक है। तो विद डाइल्यूशन के साथ क्या होगा? लैम्डा m ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो लैम्डा m है वो क्या होगी? इंक्रीज, ठीक है। अब देखो, अब जब इनका वो देखा गया, ग्राफ बनाया गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, किसके? लैम्डा m और √c, ठीक है। अब C के साथ ग्राफ बना के देखा, C के साथ वेरिएशन देखा तो ग्राफ क्या आ रहा था? ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया जब √c के साथ देखेंगे तो जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो हम ज्यादातर स्ट्रेट लाइन को ही पढ़ते हैं, इसलिए इसमें क्या कर दिया? √c के साथ ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है। साइंटिस्ट ने देखा दोनों के साथ ही था, लेकिन इसके साथ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ आ रहा था, इसके साथ स्ट्रेट लाइन आ रहा था। स्ट्रेट लाइन पढ़ना हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो अब ग्राफ दे दिया इसके साथ। तो हमने क्या देखा, मतलब साइंटिस्ट ने देखा कि देखो इधर तो क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इधर कंसंट्रेशन अगर 0 थी तो यानी कि डाइल्यूशन तो इधर हो रहा है। तो इसने देखा भी एक जो KCl के लिए ग्राफ आया, बिल्कुल ऐसा, मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ठीक है। ये आ गया KCl के लिए, मतलब इस कंसंट्रेशन पे अगर लैम्डा m की वैल्यू ये थी तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन और कम की तो ये आ गई, मतलब थोड़ी सी ज्यादा हो गई, और कम की तो ये आ गई, ठीक है। यानी कि कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं उन पे क्या हो रहा है? जो लैम्डा m है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ से सिर्फ कितना पड़ा? इतना ही तो फर्क पड़ा, थोड़ा ही इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन बिल्कुल 0 तो हम मान भी नहीं सकते, बिल्कुल 0 कंसंट्रेशन यानी कि आयन ही नहीं है, तो उनका तो हम कंडक्टेंस नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसलिए ग्राफ आया ये। लेकिन अगर इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं हम, ठीक है, ग्राफ तो पहले यही आया था, अब एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो क्या आएगा? यहाँ पे टच करेगा इसको, ठीक है, यहाँ पे टच करेगा तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मतलब क्या होगी? इधर ही होगी। वैसे कंसंट्रेशन नहीं, सॉरी, कंडक्टेंस, सबसे ज्यादा कंडक्टेंस, क्योंकि ऐसे कर रहे हैं कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा तो हम बोल सकते हैं यहाँ होगी, लेकिन एक्चुअल में तो हम नहीं बोल सकते ना। 0 अगर कंसंट्रेशन होगी तो उसको क्या बोलेंगे? उसमें तो कोई कंडक्टेंस है ही नहीं, ठीक है। इसलिए ग्राफ तो यहाँ तक बना था, लेकिन एक्स्ट्रा प्लॉटिंग के बाद हमने ग्राफ बना दिया यहाँ तक। अब सब हम बोल सकते हैं भी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ होगी? यहाँ होगी, तो उसको नाम दे दिया लैम्डा इनफाइनाइट, मतलब इससे ज्यादा तो कंसंट्रेशन नहीं, बार बार कंसंट्रेशन बोल रही हूँ मैं इसको, सॉरी, ये मोलर कंडक्टिविटी की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी यहाँ होगी, तो इसका नाम दे दिया हमने, क्या दे दिया? लैम्डा इनफाइनाइट, ठीक है, ओके। और लैम्डा इनफाइनाइट कब होगी? जब कंसंट्रेशन अप्रोच करेगी 0। हम ऐसे नहीं लिख सकते कंसंट्रेशन इक्वल टू 0, बिल्कुल ही 0 पे तो हम कुछ ले ही नहीं सकते, आयंस ही नहीं होंगे, तो अप्रोच 0 ऐसे बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन अप्रोच 0,
ठीक है। और अप्रोच जीरो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको, मतलब इससे ज़्यादा तो डाइल्यूशन करेंगे क्या, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ओके, तो ये होगी लैम्डा नोट एम की वैल्यू। लैम्डा इनफाइनाइट भी लिखा हो सकता है, कई बुक्स में लैम्डा नोट इनफाइनाइट ओ एम भी लिखा हो सकता है, नोट हो या इनफाइनाइट हो, ठीक है, एक ही मतलब है। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात हो रही है, और ये नोट मतलब कंसंट्रेशन जीरो की बात हो रही है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, यही होता है ना। ओके, अब देखो y एक्सिस पे किसकी वैल्यू है? लैम्डा m की वैल्यू है। लैम्डा m इक्वल m तो क्या हो गया? स्लोप हो गया। तो स्लोप देखते हैं। अब देखो इसका स्लोप नेगेटिव होएगा ना, क्योंकि हम अगर ग्राफ ऐसे लेते हैं, ऐसे जाती है स्ट्रेट लाइन, उसका स्लोप होता है पॉजिटिव। लेकिन ये ग्राफ कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है, तो इसका स्लोप होएगा नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, ठीक है। और कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं b, ठीक है। m की जगह पे b लिख दिया। और x पे किसकी वैल्यू आएगी? c की पावर हाफ प्लस कांस्टेंट, ये जो c है, c इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरसेप्ट बोलते हैं ना मैथ में, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट क्या होता है? जहां पे कट करे वो वैल्यू, ठीक है, मतलब जो लाइन इस पे जिस भी एक्सिस पे यहाँ पे टच करेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है? लैम्डा इनफाइनाइट। तो लैम्डा इनफाइनाइट m। तो यहाँ से अपनी जो इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई? लैम्डा इनफाइनाइट m माइनस b स्क्वायर रूट c, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई। ये किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। और ये एक साइंटिस्ट ने दी थी, उसका नाम है डिबाई हक्कल ओनसागर, ठीक है। डिबाई हक्कल उसका नाम था साइंटिस्ट का, और इस इक्वेशन का नाम क्या हो गया? डिबाई हक्कल ओनसागर इक्वेशन, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं कि डिबाई हक्कल ओनसागर इक्वेशन कौन सी है, तो ये वाली है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देंगे। तो यहाँ पे बी की जगह पे ए भी लिखा हो सकता है, किसी बुक्स में ए भी लिखा हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये मतलब कांस्टेंट है, ये अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करता है। और सी का मतलब कंसंट्रेशन है, ठीक है। इसका मतलब कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये मोलर कंडक्टिविटी। तो हो जाएगा। इक्वेशन पूछ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं। और होती किसके लिए है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये भी ध्यान रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं होती, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। अब देखो KCl की तो ऐसी आई, ऐसे ही फिर किसी अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जैसे HCl के लिए देखी, तो ये क्या आई? इससे थोड़ी सी ऊपर, ठीक है। वेरिएशन तो ऐसे ही है, लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखो, कंसंट्रेशन तो दोनों की यहाँ पे सेम है, लेकिन कंडक्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे KCl का इतना था और HCl का इतना है। तो इसका रीजन क्या है? जो भी आयन्स होंगे, देखो इनमें Cl आयन तो जो होगा इक्वली होएगा, तो इसकी तो मोबिलिटी वगैरह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फर्क किस पे पड़ेगा? यहाँ पे K प्लस आयन है और यहाँ पे H प्लस आयन है, ठीक है। तो K प्लस आयन और H प्लस आयन में जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? H प्लस आयन की मोबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इसका साइज कम होता है। तो इसलिए HCl का जो कंडक्टेंस है KCl से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये भी पूछ लेते हैं, कई बार दे देंगे, ये ग्राफ दे देंगे, HCl और KCl लिख देंगे। अब पूछ लेंगे रीजन बताओ भी, HCl की जो ये लाइन आ रही है स्ट्रेट लाइन, ये ऊपर क्यों आ रही है, ठीक है। क्योंकि HCl का कंडक्टेंस ज्यादा है, और किसकी वजह से है? H प्लस जो आयन है उसकी मोबिलिटी ज्यादा है K प्लस आयन से, ठीक है। तो इतना हो गया, ये तो था अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। अब बात आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल ले लिया हमने CH3COOH। ये किसमें आयनाइज होएगा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली तो डिसोशिएट होएगा नहीं। मान लिया इसके 100 मोल थे, तो सिर्फ 5 मोल ही डिसोशिएट हुए, ठीक है, बाकी रह गए ऐसे कैसे, मतलब 95 यही रह गया, ठीक है। तो अब क्या होगा? डाइल्यूशन के साथ
डाइल्यूशन के साथ क्या होगा, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो डिसोसिएशन की डिग्री है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब कितने तो आयन थे और उसमें से कितने क्या हुए, डिसोसिएट हुए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD को हम अल्फा से लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जितने टोटल आयन थे, क्या आएगी इसकी डेफिनेशन, टोटल आयन जितने थे और ऊपर क्या आएगा, जितने आयन डिसोसिएट हुए, नंबर ऑफ आयन्स डिसोसिएट जो हुए हैं वो, और डिवाइड में टोटल आयन। अब जैसे इसकी देखनी है, हमें पता है 100 आयन थे और 5 आयन ही डिसोसिएट हुए, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई, 5/100। ठीक है, तो डाइल्यूशन के साथ क्या होगा, जो नंबर ऑफ आयन्स डिसोसिएट होने वो ज्यादा डिसोसिएट होंगे, मतलब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू है ज्यादा होगी। क्यों है ऐसा, क्यों होता है, हमें पता है इसमें जैसे CH3 ये है अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हमने डाइल्यूट किया, वाटर ऐड किया, तो हमें पता है इनके बीच का जो फोर्स है, जो आयन्स के बीच का फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ये एक आयन है, ये एक आयन है, तो ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, वो यही तो होता है भी, जो भी आयन्स है उनके फोर्स को क्या कर देता है, वीक कर देता है। तो वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, 80 कुछ ऐसा होता है। ठीक है, वो क्या कर देगा, इनके जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या कर देगा, इनका वीक कर देगा, इनके बीच में जो भी बॉन्ड बन रहा है उनको वीक कर देगा। तो इजीली क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, इजीली डिसोसिएट हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, और इसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, तो डाइल्यूशन से स्ट्रॉन्ग की भी इंक्रीज होगी, लेकिन और वीक की भी, लेकिन क्या है, इनका रीजन अलग है। स्ट्रॉन्ग में तो क्या आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया। ठीक है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम बोलेंगे विद डाइल्यूशन, क्योंकि रीजन पूछ लेते हैं बहुत बार एग्जाम में ऑप्शन देके, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी, और इससे क्या होगा, लैम्डा m और लैम्डा e दोनों की ही वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया रीजन। अब इसका भी ग्राफ देखें तो हम, ग्राफ क्या आएगा, इसका ग्राफ आएगा लैम्डा c लैम्डा m। तो देखो पहले तो मतलब इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन पे भी, मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन पे भी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो पहले तो कम थी, लेकिन जैसे जैसे डाइल्यूशन किया तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। मतलब अगर इस कंसंट्रेशन पे ये थी तो ऐसे ही धीरे धीरे हम, और यहाँ आके बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ आएगा किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, भी ग्राफ दे देंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग का है या फिर कौन सा वीक का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये वाला ऐसे ग्राफ आएगा। और देखो इसको अगर हम एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो इस लाइन पे ये टच ही नहीं होगा, यानी कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा इनफाइनाइट m की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, इस ग्राफ वाले मेथड से तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो इसके लिए कुछ अलग मेथड आया, और वो कोई साइंटिस्ट आया कोलार्स। ठीक है, तो उसने अपना एक ला दिया, तो इसलिए जो कोलार्स ला है वो किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज इतना ही करेंगे, एक बार अच्छे से देख लेना वीडियो को। बहुत सारे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में देख लो या बोर्ड एग्जाम में देख लो, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कोलार्स ला। थैंक यू।